हेलो एवरीवन। बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोल देते हैं एनपीओ। बेटा ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं। एक इसमें कैलकुलेशन होती है सब्सक्रिप्शन की, तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज भी ज़्यादा है और चैप्टर कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, चैप्टर की वेटेज की बात करें तो बेटा ये चैप्टर सेपरेटली 10 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। इसमें से जो जनरली बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो 1+3+6 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक 3 मार्क का और एक 6 मार्क का। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बेटा जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, इस चैप्टर में हम अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के जिनका एम पैसा कमाना नहीं होता, नॉन प्रॉफिट होते हैं। ठीक है जी, जिनका एम पैसा कमाना नहीं होता। बेसिकली इस चैप्टर में हम बात करेंगे किसकी, उन इंस्टीट्यूशंस की, उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो कोई सामान नहीं बेच रही, सोसाइटी को क्या प्रोवाइड कर रही है बच्चे, वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। लाइक इसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर में चैरिटेबल हॉस्पिटल्स या चैरिटेबल जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की, जिम, स्पोर्ट्स क्लब। समझ में आ रही है बच्चे? इस चैप्टर में हम इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। अब हमने जितने भी हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं बच्चे, ये जितने भी हमने नाम लिखे हैं, ये सारी चीज़ें आप देखिए सामान नहीं बेच रही है ऑर्गेनाइजेशंस या ये जो भी हमारी सोसाइटीज़ हैं, बेसिकली सोसाइटी को किसी ना किसी फॉर्म में ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है बच्चे, तो हमें बेसिक कुछ आइडिया मिला। हमें यहाँ पे उनकी बात करनी है जो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, जो सामान नहीं बेच रही और जिनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। ऑल्दो ये प्रॉफिट अर्न करते हैं, बट इनका जो बेसिक एम होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है जी। अब इनकी बेटा मेन जो इनकम का, मेन इनकी अर्निंग का सोर्स क्या होता है? ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके पास मेनली क्या आता है बच्चे? डोनेशन। बेटा देखो हम बात कर रहे थे इनकी अर्निंग का मेन सोर्स क्या होता है। हमारे पास डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फीस, एनुअल फीस, ये मैं सारे एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा अभी। सब्सक्रिप्शन, इस सारे एग्जांपल्स के ऊपर हम बेटा बात करेंगे। डोनेशन, ग्रांट्स, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, इनकी अर्निंग का सोर्स हो जाती हैं। ठीक है, अब बच्चे देखो इसमें हमें बनाना क्या है। इस चैप्टर में हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाएंगे हम उनकी बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में जो हम अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं, हमारा सबसे पहला अकाउंट बनेगा बच्चे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड वन बेटा बैलेंस शीट। ये जो 3 अकाउंट्स हैं, ये 3 अकाउंट बनाने हैं बच्चे हमें इस चैप्टर के अंदर। इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि आप जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे 11th क्लास में, तो हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते थे ना, तो यहाँ पे हम ये 3 अकाउंट बनाएंगे। ये बेटा हमने इनकी तो ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर ली, अब ये इन 3 अकाउंट पे आते हैं। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेटा इज जस्ट लाइक कैश बुक। ये कभी ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, फिर हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसकी तरह बनता है? बिल्कुल कैश बुक की तरह। बच्चे अब मुझे एक चीज़ और याद रखनी है, हमें एग्जाम में पूछता है, एक 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि नेम द अकाउंट विच इज़ किन टू रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, विच इज़ किन KIN किन टू रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो बच्चे हमें समझना है, जब हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो वहाँ बनता है कैश बुक, लेकिन अगर हम एनपीओ की बात करते हैं तो वहाँ कौन सा बनता है? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसका किन क्या हो जाएगा? कैश बुक। कैश बुक का किन क्या हो जाएगा? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दिस इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है बच्चे, चलिए अभी किन का मतलब क्या होता है बेटा? किन का मतलब हो गया फैमिली मेंबर्स, कजन्स, आप समझ रहे हैं, सिबलिंग टाइप, जो बिल्कुल उसके नेक्स्ट हो गया। अब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब बच्चे हम बनाते हैं तो इस अकाउंट की नेचर क्या होती है?
बताएंगे बच्चों। नेचर याद करो, हमने पढ़ा था 11th में, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट की नेचर होती है बेटा मेरी रियल अकाउंट्स, क्योंकि ये अकाउंट कैश से रिलेटेड बात करता है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की नेचर क्या होती है? रियल अकाउंट। ये बच्चे हम क्या बात कर रहे हैं, ये जो हमारे 1 मार्कर्स, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स, एमसीक्यूज आने हैं, उसके साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और अपने कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट की आपसे नेचर पूछ लेगा तो ये रियल अकाउंट होता है या फिर एसेट से रिलेटेड होता है। अगर इससे आपकी बेसिस पूछ ले, ये किस बेसिस पे बनाया जाता है, दो तरह के बेसिस पढ़े थे बच्चे हमने, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। ये क्या है, अगर कोई बच्चे भूल गए हैं तो अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। फिर आ जाते हैं बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था बच्चे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल सेम किसकी तरह बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। अब प्रॉफिट एंड लॉस की नेचर क्या थी बेटा? वही नेचर इसकी होगी, नॉमिनल। नॉमिनल मतलब रिलेटेड टू प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इस अकाउंट में हम प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे। एग्जैक्टली बेटा प्रॉफिट लॉस नहीं है, आप उसको हम, क्योंकि इस चैप्टर में हम बात ही कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा नहीं कमा रही, जिनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो हम प्रॉफिट और लॉस नहीं बोल के उसको डेफिसिट और सरप्लस बोलेंगे। अभी उसकी भी हम डिटेल में आगे बात करते हैं। अब बेसिस बताओ बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस? अक्रूवल बेसिस। ठीक है, ये बेटा हमने बहुत सारे 1 मार्कर्स और ऑब्जेक्टिव साइड साथ साथ अपने प्रिपेयर कर लिए, इनका किन, इनकी नेचर और इनके बेसिस। ये अकाउंट क्या है अभी डिटेल में हम पढ़ ही रहे हैं। बैलेंस शीट तो बेटा वैसे ही बनेगी जैसे बैलेंस शीट था। बैलेंस शीट का कोई किन या नेचर हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये बेसिक सी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं बेटा, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सभी बच्चे बेटा ध्यान से देखेंगे। रिसीप्ट्स, अब हम अकाउंट्स अपने बनाने शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि 90% क्वेश्चंस में बेटा मुझे यही गिवन होता है। इससे मुझे ना इस रिसीप्ट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, तो मुझे ये बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये मुझे बनाना होता है, ये मुझे गिवन होता है, तो मुझे इसको थॉरली रीड करना आना चाहिए। दैट मीन्स इसमें क्या डाटा गिवन है, उस डाटा को हम कैसे यहाँ पोस्ट करेंगे, और जो डाटा गिवन है उसका क्या मीनिंग है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये हम साल के एंड में प्रिपेयर करते हैं बेटा। देखिए इसका कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेट बनता है। बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, बच्चे घबराते रहते हैं इनसे। ये बेटा हमारी हो गई रिसीप्ट साइड, अमाउंट, रिसीप्ट्स अमाउंट, दिस इज पेमेंट साइड और अमाउंट। चलिए बच्चे, ये तो हमने फॉर्मेट बनाया, अब हम इसको समझते हैं। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बेटा एनपीओ के अंदर बनता है। ये मेरी रिसीप्ट साइड है, ये मेरी पेमेंट साइड है। दैट मीन्स इस अकाउंट में हमें बच्चे क्या करना है, रिसीप्ट मतलब पैसा आना। जब जब आपके पास कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, जब जब आपका कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, तो बच्चे वो कौन सी साइड एंट्री आएगी? डेबिट साइड। जब कभी भी आपका कैश या बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, तो वो कौन सी साइड नजर आएगा आपको? क्रेडिट साइड। एज द नेम सजेस्ट, पेमेंट साइड, रिसीप्ट साइड। पैसा आ रहा है तो ये डेबिट में आएगा बच्चे, पैसा जा रहा है तो ये क्रेडिट में आएगा। ठीक है जी, पैसा आ रहा है तो डेबिट में, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में। ठीक है, ये मेरी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट की हमने बात करी। अब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा बच्चे, वो यहाँ मेरे पास आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का होगा। क्लोजिंग बैलेंस यहीं पे मेरे पास होगा, बाय बैलेंस सीडी, ये कैश और बैंक बैलेंस होगा। ठीक है, अगली बात पे आते हैं बेटा। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट इज ऑल्सो नोन एज, receipts and payment account is also known as summary of cash book. It is also known as summary of cash book. अब इसे कैश बुक की समरी क्यों बोलते हैं बेटा, ये समझेंगे हम डिटेल में। ये हमें एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट का आइडिया मिला बेटा, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। अभी हम बात करेंगे इसकी समरी की और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट और कैश बुक की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की। इसे कैश बुक की समरी बच्चे इसलिए बोला जाता है, जब हम एंट्रीज कैश बुक में रिकॉर्ड करते थे ना, तो अब याद करो
हम कैश बुक में एंट्रीज रिकॉर्ड करते थे बेटा डेट वाइज, डेट वाइज। यहाँ पे मेरे पास कैश बुक में डेट का कॉलम होता था, ठीक है। देखो मैं आपको एक छोटा सा अगर कैश बुक का फॉर्मेट बना के दिखाऊं, तो ये भी मेरी डेबिट साइड रिसीप्ट साइड तो होती ही थी। मैं कॉलम बनाता था डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश एंड बैंक। बच्चे समझेंगे, ध्यान से देखो। कैश बुक में यहाँ मेरे पास डेट का कॉलम होता था, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में डेट का कॉलम नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस एक हो गया मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास कैश और बैंक के सेपरेट सेपरेट कॉलम होते थे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में कैश और बैंक के लिए कोई सेपरेट कॉलम नहीं है। कैश या बैंक कुछ भी इंक्रीज होगा डेबिट में आ जाएगा, एक ही कॉलम है मेरे पास अमाउंट का। यहाँ मेरे पास कोई LF का कॉलम नहीं है। बात समझ में आ गई बच्चे। अब रिसीप्ट्स तो यहाँ भी होती थी, कैश और बैंक इंक्रीज होता था तो मैं डेबिट में ही लिखता था, कैश और बैंक डिक्रीज होता था तो क्रेडिट में ही लिखता था। ये बात मेरी कॉमन हो गई दोनों में, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मेरे पास डेट का कॉलम था, यहाँ पे मेरे पास डेट का कॉलम नहीं है। यहाँ पे मैं एंट्रीज रिकॉर्ड करता था बच्चे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, ये कैश बुक की समरी बोला जाता है इसे, ऐसा क्यों बच्चे। अब देखो एक छोटी सी बात समझते हैं। सपोज मैंने अप्रैल मंथ में 30 अप्रैल को सैलरी दी अपने एम्प्लॉयज़ को, तो हम यहाँ लिखते थे बाय सैलरी, यहाँ मैं अमाउंट लिख देता था लेट्स से 10,000। फिर मैंने 31 मई को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी बाय सैलरी। दैट मीन्स आप जितनी बारी सैलरी दे रहे हो या जितनी बारी भी कोई एक्सपेंस दे रहे हो, उतनी बारी इंडिविजुअली वो डेट वाइज रिकॉर्ड होता है। अब इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं हर महीने 10,000 रुपीज़ सैलरी देता हूँ तो ये एंट्री आपको कैश बुक में 10 बारी हर महीने इंडिविजुअली नज़र आएगी। बट इन केस ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, इसका हम यहाँ टोटल देखते हैं जी। टोटल मैंने थ्रू आउट द ईयर में कितनी सैलरी पे की होगी बच्चे, 10,000 पर मंथ दे रहा हूँ। और अगर मैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं कितनी सैलरी पे करी मैंने, 1,20,000। ये क्रेडिट साइड तो नज़र आएगी, लेकिन ये इकट्ठा नज़र आएगी बच्चे, बाय सैलरी 1,20,000। गॉट इट। दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है, समरी ऑफ कैश बुक। मतलब कैश बुक में जो भी आइटम्स थी उसकी जो टोटलिटी, जो समरी हो गई इकट्ठा करके, वो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। बेटा ये देखो साल के एंड में बना रहे हैं ना, हमने यहाँ डेट का कॉलम भी नहीं बनाया। तो थ्रू आउट द ईयर ये एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है। एनपीओ के जो एनुअल अकाउंट्स बनते हैं ये उसका पार्ट है। तो पूरा साल हमने कितनी सैलरी दी ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है बच्चे। आई होप आपको इसकी बातें समझ में आ गई होंगी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट की। चलिए अब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट को और हम डिटेल में दूसरी तरीके से समझते हैं। देखो बेटा, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ। अगर आपसे अब आप इसकी नेचर पूछ ले तो नेचर क्या होगी बेटा, ये रियल अकाउंट है मेरा या फिर अकाउंट रिलेटेड टू एसेट्स है। मुझसे इसकी बेसिस ऑफ प्रिपरेशन पूछ ले, ये किस बेसिस पे बनता है, तो बच्चे किस बेसिस पे बनता है, कैश बेसिस पे बनता है। इसका किन पूछ ले, किन इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अभी हमने बच्चे डिटेल में समझा। इससे सिमिलर अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है जो बिल्कुल इसका सिमिलर होता है, कैश बुक। बट ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में बनता है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं जी, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं हमारे पास। यस, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के। इसमें हम किसी भी तरह की प्रीपेड, एक्रूड, इस तरह की कोई एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करते। अब अगर मैं आपको इसमें कैश बुक और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में डिफरेंस समझाऊं दोबारा से एक बारी, सो दैट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बेटा इसे, ये जो हमारा अकाउंट बनता है ये कैश बुक की समरी हो गया, समरी बेसिस पे बनता है। एट द एंड ऑफ ईयर बनता है। कैश बुक हमारी डेली बेसिस पे बनती है, इसमें डेली, डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारी चीज़ें रिकॉर्ड हम करते हैं, ठीक है बच्चे। फिर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट बनता है इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड कैश बुक बनता है इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस।
इतनी बात बच्चे समझ में आ रही है। इसमें मेरे पास कोई डेट का कॉलम नहीं होता, डेट की कॉलम मेरे पास नहीं होता, यहाँ डेट का कॉलम मेरे पास होता है। ठीक है, ये बेटा मेन बातें समझ में आ गई। फिर ऐसे हम डिफरेंस अगर और देखें, जैसे अभी हमने लिखा था, यहाँ मेरे पास लेजर फोलियो नहीं होता, यहाँ मेरे पास लेजर फोलियो का कॉलम होता है। ये बेटा इसलिए समझा रहा हूँ मैं अगेन एंड अगेन, सो दैट आपका प्रैक्टिकल तो स्ट्रांग हो, थ्योरी भी बहुत अच्छी हो, क्योंकि हमारे पेपर में हम सभी को पता है MCQs, ऑब्जेक्टिव साइज, इन सारी चीज़ों पर भी बहुत स्ट्रेस रहने वाला है। ठीक है, अब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट को जब हम बनाते हैं तो हमने इसकी थ्योरी समझ ली, तो बनाने से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझेंगे बेटा। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट जब आप अकाउंट बनाओगे तो सबसे वहाँ पे जो मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा, ये बनाते टाइम मुझे आइटम्स की जो नेचर होती है, दो तरह की आइटम्स मेरे को मिलेंगी बेटा। जब हम अकाउंट बनाते हैं कोई भी, तो मेरे पास उसमें दो तरह की आइटम्स या आप दो तरह की नेचर की चीज़ें बोल सकते हैं, दो तरह की नेचर की, दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये बात हमें समझनी है बेटा बहुत अच्छे से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, ये पढ़ा हुआ हमने 11th क्लास में। कैपिटल नेचर का मतलब है बेटा जो चीज़ें नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं। नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होती, रूटीन नेचर की नहीं होती। लाइक हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया या फिक्स्ड एसेट्स सेल किया। रेवेन्यू नेचर का मतलब हो गया बेटा रूटीन नेचर, लाइक आपने सैलरी दी, वेजेस दी। गॉट इट। तो वाइल प्रिपेयरिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, वाइल प्रिपेयरिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मुझे कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर से कोई मतलब नहीं है। इसमें कैपिटल नेचर की चीज़ें भी रिकॉर्ड होती हैं, रेवेन्यू नेचर की चीज़ें भी रिकॉर्ड होती हैं। तो वाइल प्रिपेयरिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बात समझनी है बच्चे, कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। अगर मेरे पास कैश या बैंक बैलेंस, कैश या बैंक बैलेंस बच्चे इंक्रीज हो रहा है, तो वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड आ जाएगा, इररेस्पेक्टिव वो कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर है। अगर मेरे पास कैश या बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में बच्चे कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड, इररेस्पेक्टिव कि वो चीज़ कैपिटल नेचर है या रूटीन नेचर है। आई होप सबको ये बात समझ में आई होगी। फिर बेटा मेरे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है पीरियड, जो इस चैप्टर में बच्चों को यही चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, पीरियड के ऊपर या उन चीज़ों की नेचर के ऊपर। तो बेटा इनको हमें बहुत ध्यान से बात समझनी है। पीरियड से क्या मतलब होता है बेटा, वो कोई भी आइटम करंट ईयर से रिलेटेड है, लास्ट ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। करंट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। हमने बेटा एक बात तो क्लियर कर ली, आई होप आपको वो समझ में आ गई होगी कि कोई आइटम रेवेन्यू नेचर हो, कैपिटल नेचर हो, वो रिकॉर्ड होगी। ठीक है, इसी तरह पीरियड पे हमें बहुत फोकस करना है बेटा। वाइल प्रिपेयरिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, मुझे कोई भी इनकम या एक्सपेंस लास्ट ईयर से रिलेटेड मिला है, करंट ईयर से रिलेटेड मिला है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड मिला है, ये सब के सब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में रिकॉर्ड होंगे। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वो किस ईयर के लिए मिला है, हमें मतलब है कि बस पैसा मिला है ना, मिला है तो आप रिकॉर्ड कर लो डेबिट साइड, पैसा गया है तो रिकॉर्ड कर लो क्रेडिट साइड। फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में मैंने 1 लाख रुपीज़ की सैलरीज पे की हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर में मैंने 1 लाख रुपीज़ की सैलरी पे की हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये इंक्लूड करता है 10,000 फॉर लास्ट ईयर एंड ₹5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। तो बेटा बताओ, आप जब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं और आपको ये डाटा मिला अपने अकाउंटेंट से कि अपने सबॉर्डिनेट से कि हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपीज़ की सैलरीज पे की हैं, बट ये सैलरी में इंक्लूड है 10,000 रुपीज़ लास्ट ईयर की सैलरी पेंडिंग थी, हम नहीं दे पाए थे किसी वजह से, जो मैंने अभी दी हैं, और 5,000 रुपीज़ की सैलरी मैंने किसी एम्प्लॉय को नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस पे करा है। तो बच्चे वाइल प्रिपेयरिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट कितना अमाउंट रिकॉर्ड होगा, यस एग्जैक्टली 1 लाख।
इर्रिस्पेक्टिव कि ये अमाउंट के अंदर 10,000 लास्ट ईयर का है, 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि इस ईयर में हमारी पॉकेट से कितना पैसा गया, दैट्स इट। ठीक है, और ये चाहे वो किसी भी नेचर का हो, किसी भी पीरियड का हो, अगर करंट ईयर में पैसा खर्च हुआ, आया या गया, तो वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, चलिए आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आपको एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट बेटा बना के दिखाता हूँ। देखो बच्चों, ये हमने एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाया। अब समझते हैं बच्चे इसमें चीज़ें कैसे रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, मैं कुछ आइटम्स बोलूँगा, आप मेरे साथ साथ बताएंगे बेटा, हेल्प करेंगे कि जी आइटम डेबिट में आएगी या क्रेडिट में आएगी। बच्चे सबसे पहले मुझे गिवन है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। यस, डेबिट में आएगा बेटा। क्या है अभी हमने समझा, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस होता है, ये आ जाएगा। देन सब्सक्रिप्शन, बेटा हमें ये सब्सक्रिप्शन इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो सब्सक्रिप्शन का मीनिंग अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे। अभी समझते हैं सब्सक्रिप्शन का मीनिंग हो गया बेटा एनुअल फीस। ट्यूशन फीस, जैसे आप ट्यूशन फीस देते हैं, जिम जाते हैं तो वहाँ पैसे देते हैं, आपके घर में DTS टाटा स्काई लगा हुआ है तो उसका आप पैसे देते हैं बेटा, इसको आप एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअल फीस, मंथली फीस, कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन हम हर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अर्निंग का बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है बेटा। इट्स लाइक डोनेशन तो नहीं, ये उनकी रूटीन नेचर का जो पैसा उनको मिल रहा है उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज़ नोन एज सब्सक्रिप्शन। तो हमारी ये ये बच्चे रिसीप्ट साइड आएगा, फिर मैंने इधर बाय मिस्टेक लिख दिया, रिसीप्ट साइड आएगा। हाँ बेटा देखो, हम बात कर रहे थे सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन हमारी पेमेंट, हमें अमाउंट मिलता है तो डेबिट में आएगा। देन डोनेशन, बेटा डोनेशन में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि सर हम डोनेशन देते हैं तो पेमेंट साइड नहीं। बच्चे हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में स्कूल की, हॉस्पिटल की, स्पोर्ट्स क्लब की, तो उनको डोनेशन मिलती है। एंट्रेंस फीस, बेटा आप जितनी बारी भी अपू घर जाते हैं, फन एंड फूड जाते हैं, तो उतनी बारी आप एंट्रेंस फीस लेते हैं ना, पिक्चर हॉल जाते हैं तो एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, तो ये हमें उनके हिसाब से सोचना है बेटा, अपने हिसाब से नहीं सोचना। स्कूल को, सिनेमा हॉल को, अलग अलग जो लिटरेचर कल्चरल फेस्टिवल सोसाइटीज़ होती हैं, इनको तो आप एंट्रेंस फीस हम देते हैं ना बार बार, तो ये बच्चे हमारी डेबिट साइड में आ जाएंगे क्योंकि ये पैसा मिल रहा है। सैलरी, यस सैलरी हम पे करते हैं, सैलरी एंड वेजेस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा क्रेडिट में आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम क्योंकि पे करा जाता है। ठीक है, देन रेंट रिसीव क्रेडिट में आएगा, रेंट रिसीव डेबिट में आएगा बच्चे, रेंट पेड उधर आएगा। रेंट रिसीव मतलब हमने अपने क्लब की, हॉल की कोई भी जो आइटम प्रेमाइसिस है रेंट पे दिया हुआ है तो वो मेरा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। और अगर रेंट पेड हो गया बच्चे तो वो कहाँ आ जाएगा, पेमेंट साइड पे। ठीक है, आपको इसका कुछ फॉर्मेट बेटा समझ में आने लग गया होगा। चलिए तो अब इसको क्लोज करते हैं। इस तरह बहुत सारी आइटम्स हो सकती हैं बच्चे, हमने एक ओवरव्यू लिया इसका। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था, ये मुझे गिवन था, मेरे पास पैसा आया, यहाँ मेरे पास पैसा खर्च हुआ, तो एट दी एंड बेटा इस अकाउंट में क्या बच जाएगा, बाय बैलेंस CD। ये मेरे पास बच्चों क्या हो गया, मेरा कैश का क्लोजिंग बैलेंस। कैश और बैंक दोनों का आएगा, इसमें कैश और बैंक का सेपरेट कॉलम नहीं बनेगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे करते हैं। बेटा अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के दूसरे सबसे मेन इंपॉर्टेंट अकाउंट की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस चैप्टर में बेटा मेन हमें यही बनाना आना चाहिए, ये बनाना आ गया, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन आ गई तो सब कुछ आ गया। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है मेरा, ये किसका किन कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही समझाया था, प्रॉफिट एंड लॉस का, इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। दैट मीन्स अगर मैं इस बात को शॉर्ट में बोलूँ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसकी तरह बनेगा बेटा, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। इसकी नेचर क्या होती है बच्चों, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। इसकी नेचर होगी बच्चे नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होते हैं। देन आ जाते हैं इसका बेसिस। ये किस बेसिस पे बनेगा बच्चों, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। यस, अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस मतलब बेटा इसमें कोई भी चीज़ जो ड्यू होती है वो रिकॉर्ड होगी, मतलब हमें सिर्फ पैसा आना और जाना से मतलब नहीं है,
सारी चीज़ हम देखेंगे कि वो करंट ईयर से रिलेटेड है या नहीं है। एक्रूवल बेसिस मतलब ड्यू, आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट पे, ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू बट नॉट अर्न बट नॉट रिसीव, ये सारी चीज़ें इस अकाउंट में मेरे पास रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। फिर इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा मेरे पास वो क्या होगा उसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। इसमें पीरियड, इस अकाउंट को बनाते टाइम बेटा पीरियड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीरियड मतलब बच्चे इसमें मुझे देखना है कि याद करो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की चीज़ें लिखता था, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर की मैं चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करता था। जो हम एडवांस में देते थे प्रीपेड बोल के उसे माइनस कर देते थे, जो करंट ईयर की मैंने पे नहीं करी होती थी उसे आउटस्टैंडिंग बोल के प्लस कर देते थे। तो बेटा सेम कॉन्सेप्ट इसमें यही रहेगा इस अकाउंट में, लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो बच्चे मुझे क्या बात समझनी है कि वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मुझे सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करने हैं। करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम ही रिकॉर्ड करने हैं, मुझे लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर की चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करनी। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। वो जो मैंने अभी सैलरी वाला एग्जांपल आपको दिया था रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में, बेटा वही समझाता हूँ। मुझे बताया जाता है कि करंट ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में हमने सैलरी पे की है बेटा 1 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग ₹10,000 for last year and ₹5,000 for next year। तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अब कितना अमाउंट लिखेंगे बताएं। देखो हमने बेटा पेड कितना किया, टोटल 1 लाख, बट 10,000 इज रिलेटेड टू लास्ट ईयर एंड 5,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। टोटल मैंने 1 लाख पे करा, इस 1 लाख के अंदर तो 10,000 तो लास्ट ईयर से रिलेटेड है। क्या ये करंट ईयर से रिलेटेड है? नहीं, दैट इज रिलेटेड टू लास्ट ईयर, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5,000 मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस दे दिया बच्चे, तो क्या ये अमाउंट करंट ईयर से रिलेटेड है? नहीं, ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो बच्चे इसको भी माइनस कर देंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड सैलरीज की अमाउंट कितनी पोस्ट होगी बच्चे? 85,000। ठीक है, आई होप आपको पीरियड वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंस और इनकम। चलिए अब इसमें और चीज़ें समझते हैं बच्चे। जस्ट अ मिनट। अब हम आ जाते हैं बच्चे, इसमें हम किस नेचर की चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। हमने देखा 2 तरह की मेरे पास चीज़ें होती हैं जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। तो कैपिटल नेचर की आइटम्स होती हैं कुछ, और रेवेन्यू नेचर की आइटम्स होती हैं। कैपिटल नेचर की चीज़ों का मतलब बेटा जैसे कि अभी हमने बात की फिक्स्ड एसेट्स पे होने वाला खर्चा, एसेट्स पे होने वाला खर्चा। रेवेन्यू नेचर का मतलब रूटीन नेचर में होने वाला खर्चा, रिकरिंग नेचर में होने वाला खर्चा, लाइक सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सो मैनी, बेटा बहुत सारे हो सकते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम मुझे क्या बात समझनी है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैपिटल नेचर की चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। इससे पहले बेटा अभी हमने डिस्कस किया था सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, फिर कैपिटल नेचर की चीज़ें आएंगी, रेवेन्यू नेचर की मैं कोई भी आइटम इसमें रिकॉर्ड नहीं कर, सॉरी गलत बोल गया, रेवेन्यू नेचर की चीज़ें आएंगी, कैपिटल नेचर की कोई भी आइटम इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। इसका बेटा मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल और देता हूँ। जब हम बिल्डिंग परचेज़ करते हैं, याद करो क्या 11th क्लास में हम उसको P&L में डालते थे? नहीं सर, वो तो बैलेंस शीट में जाता था एसेट्स। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेटा, बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स में, बट बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन आता था जी P&L में। तो यस, यहाँ पे भी आएगा बच्चे। बात समझ में आ गई? हम कार खरीदते हैं, क्वेश्चन में लिखा है बच्चे कॉस्ट ऑफ कार, क्या ये इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगी? नहीं बेटा, ये कहाँ जाएगा? हमारा बैलेंस शीट में। बट कार की रिपेयर्स, मेंटेनेंस,
पेट्रोल का खर्चा, यस ये रिकॉर्ड होगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते टाइम ये दो बातें बहुत बहुत मुझे ध्यान में रखनी है, करंट ईयर से रिलेटेड आइटम और सिर्फ रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड आइटम्स लिखनी है। ठीक है, अब बच्चे हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। यहाँ हमें बड़े सारे नए नए वर्ड्स पढ़ने को मिलेंगे, हम उन वर्ड्स को समझते हैं बेटा। ठीक है, देखिए बच्चे, अब हम बात करते हैं उन आइटम्स की जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड हम करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा मेरे पास एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। हमें सिर्फ क्या सोचना है बच्चे अभी, क्या ये आइटम कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर है। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस बेटा मेरी रेवेन्यू नेचर की आइटम होती है। रेवेन्यू नेचर मतलब हमें ये बार बार पे करनी पड़ती है ना। अब देखिए, मैंने अभी पहले भी समझाया था, आप जितनी बारी भी मूवी हॉल जाते हैं, आप जिम के पैसे देते हैं, अपू घर जाते हैं, तो वहाँ आप रूटीन में कुछ अमाउंट पे करते हैं ना, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। तो ये बेटा ये हमारी जो फीस हो गई एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, ये रेवेन्यू नेचर की हो गई। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगी। कौन सी साइड होगी बच्चे, ये क्रेडिट साइड होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस, बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल रिसीप्ट होती है। क्या होती है ये, कैपिटल रिसीप्ट, मतलब ये रूटीन नेचर में मिलने वाला पैसा नहीं है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं होगा। दिस विल गो इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज हमने किसी क्लब की मेंबरशिप फीस ली, वहाँ एक ऑप्शन था जी आपको एनुअली देना है, तो मैं हर साल देता हूँ, वो ये हो गया मेरा। एक ऑप्शन था वंस, एक बार ही दे दीजिए जी 10 लाख रुपीज़ सपोज आपको लाइफ मेंबरशिप फीस देनी है, उसके बाद आपको थ्रू आउट दी लाइफ टाइम कोई पेमेंट नहीं देनी। तो ये बेटा उस क्लब के हिसाब से सोचना है हमें, अपने हिसाब से नहीं सोचना। तो ये उनके लिए लायबिलिटी है, बिकॉज अगर मैंने लाइफ मेंबरशिप ली है तो दे आर लायबल टू गिव मी सर्विसेज टिल आई एम अलाइव, तो ये लायबिलिटी हो गई। फिर आ जाते हैं बच्चे डोनेशन पे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डोनेशन मेरी नॉर्मल रूटीन नेचर में हमें मिलती है, जिसे कि हम जर्नल डोनेशन बोलेंगे, और इसे क्या ट्रीट किया जाएगा बच्चे, रेवेन्यू नेचर। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। बट अगर उस डोनेशन के साथ कोई भी पर्पस लगा हुआ है, उस डोनेशन के साथ कोई भी पर्पस लगा हुआ है, तो वो हो गई बच्चे मेरी स्पेसिफिक डोनेशन। लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। डोनेशन फॉर बुक्स, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है बच्चे, दोबारा समझा रहा हूँ, या उसके साथ मेंशन है जनरल डोनेशन या सिर्फ डोनेशन, तो वो रेवेन्यू नेचर की हो जाएगी। बट वो अगर स्पेसिफिक हो गई, उसके साथ पर्पस हो गया, तो बच्चे इसको हम क्या ट्रीट करते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स। तो ये कहाँ आएगा बच्चे मेरा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। देन लिगेसी, लिगेसी भी बेटा कैपिटल रिसीप्ट होती है। ये एक तरह से विल में मिलने वाला पैसा हो गया मेरे पास, कैपिटल रिसीप्ट। तो जो कैपिटल रिसीप्ट है ये कहाँ पे नजर आएगी बच्चे, अगेन बैलेंस शीट। ठीक है, ग्रांट, ग्रांट भी बेटा कैपिटल रिसीप्ट होती है। ग्रांट जनरली हमें किसी पर्पस के लिए ही मिलती है। तो आप समझ रहे हैं, जो कैपिटल रिसीप्ट्स हैं वो मेरी बैलेंस शीट में जाएंगी, जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे। कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल देता है ये ग्रांट किसी पर्पस के लिए नहीं है, दैट इज़ नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो बच्चे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। बट अगर वो पर्पस बता रहा है या क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर ये कैपिटल रिसीप्ट ही है। दैट मीन्स ग्रांट अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड कि ये जर्नल है, कैपिटल ही रहेगी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बेटा ये रूटीन नेचर में होता है ना, हम घर में भी न्यूज़पेपर वाले को मंथली पेमेंट करते हैं, फिर महीने 2 महीने में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स रद्दी इकट्ठी हो जाती है, बेच देते हैं। सेम काम स्पोर्ट्स क्लब में होता है, जिम में होता है, स्कूल में होता है, तो ये रेवेन्यू नेचर का हो गया। ऑनरेरियम, बेटा किसी भी को हमने गेस्ट लेक्चर बुलाया, लाइक अपने कॉलेज में स्कूल में गेस्ट लेक्चर बुलाया, या उससे कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज ली थोड़े से टाइम के लिए, तो जो उसके ऑनर में, उसके रिगार्ड में हम उसको पे करते हैं, दैट इज़ ऑनरेरियम, रेवेन्यू नेचर। तो ये कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट। एंडोवमेंट फंड, अगेन बेटा ये कैपिटल रिसीप्ट हो गई मेरी। एंडोवमेंट फंड क्या हो गया, कैपिटल रिसीप्ट।
और अभी आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि कोई भी फंड होता है तो वो मेरी लायबिलिटी ही होगा। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, बेटा इस पॉइंट को हमें थोड़ा बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एसेट्स की मुझे अमाउंट बताई गई है, ये एसेट्स मैंने इतने का सेल किया, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं होगा। दैट मीन्स ये अमाउंट तो फिर एज इट इज़ बैलेंस शीट में उस रिस्पेक्टिव एसेट्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझते हैं बच्चों, देखो अब लेट्स से ये मुझे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट गिवन है। ये कौन सी साइड पढ़ी थी बच्चे हमने? रिसीप्ट साइड। यहाँ पे लिखा है सेल ऑफ फर्नीचर, अमाउंट गिवन है बच्चे 10,000 रुपीज़। ठीक है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट की रिसीप्ट साइड में सेल ऑफ फर्नीचर है 10,000 रुपये। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। बेटा मुझे कुछ प्रॉफिट लॉस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फर्नीचर नहीं आता। फर्नीचर से होने वाला कुछ प्रॉफिट लॉस डेप्रिसिएशन वो आता है, और यहाँ मुझे नहीं पता कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो 10,000 एज इट इज़ मैं बैलेंस शीट में फर्नीचर में क्या कर दूंगा? माइनस। सेकेंड पॉसिबिलिटी, यहाँ पे बेटा इसके साथ ब्रैकेट में लिख देता है इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 8,000 रुपये थी। अब बच्चों समझो, फर्नीचर मैंने सेल किया 10,000 रुपये में, इसकी कॉस्ट थी 8,000 रुपये, तो आपको प्रॉफिट हुआ ना बच्चे 2,000 रुपीज़ का। 8 की चीज़ आपने 10 में बेची, तो 2,000 अब कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में 2,000 रुपीज़ गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000। और बैलेंस शीट में कितना फर्नीचर लेस होगा बच्चे? बैलेंस शीट में कितना फर्नीचर लेस होगा? 8,000। थर्ड पॉसिबिलिटी, अब यही अमाउंट है बेटा सेल ऑफ फर्नीचर 10,000, ब्रैकेट में लिखा है इस फर्नीचर की कॉस्ट थी बच्चे 12,000 रुपीज़, और ये मुझे रिसीप्ट का अमाउंट गिवन है, मैंने सेल कितने में की है? 10,000 में। तो बच्चे 12 की चीज़ 10 में बेची, तो 2,000 का क्या हो गया? लॉस। तो ये लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000, एंड बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना आप माइनस करेंगे? 12,000 रुपीज़। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी बच्चे। फिर एक लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम इस चैप्टर की, सब्सक्रिप्शन। ये बेटा मैंने जान के लास्ट में लिया है। सब्सक्रिप्शन की बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कैलकुलेशंस हम पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन का पहले मीनिंग समझना है। सब्सक्रिप्शन का मीनिंग हो गया बेटा एनुअल फीस, मंथली फीस, चार्ज, जैसे कि हम अपने जिम में देते हैं, टाटा स्काई के पैसे देते हैं, आप लोग ट्यूशन की फ़ीस देते हैं, तो मतलब सेम ही है। कहीं उसे हम फीस बोल देते हैं, कहीं सब्सक्रिप्शन बोल देते हैं, कहीं मंथली मोड में देते हैं, कहीं एनुअल मोड में देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम होती है बेटा। ये रेवेन्यू नेचर की होती है, अनटिल अनलेस कुछ स्पेसिफाई किया हो गया हो, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के साथ गिवन हो, तो ये रेवेन्यू नेचर की होती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है। बट आई होप आपको इस चैप्टर का इतना सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा रिगार्डिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स में कैलकुलेशन सीखेंगे। चलिए बच्चे, बाय बाय।